तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये बात कर रहे थे कि सोवियत यूनियन का बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे लीडर ऑफ द ब्लॉक था। ठीक है। सोवियत यूनियन वर्ल्ड की ग्रेट पावर बनकर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद। जो सोवियत इकोनॉमी थी, अब ध्यान से सुनना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर का सिस्टम कैसे था। जो सोवियत इकोनॉमी थी ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी पूरे वर्ल्ड से एज कंपेयर टू यूरोप की बहुत सारी पावर्स, एशिया की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स, पूरे के पूरे एशिया अफ्रीका यूरोप के कॉन्टिनेंट को अगर आप कंबाइन करो, उससे ज़्यादा यूएसएसआर की इकोनॉमी डेवलप थी। एक्सेप्ट यूएसए, उससे थोड़ी सी पीछे थी, लेकिन उससे थोड़ी सी पीछे थी। यहां पर और क्या चीजें हमें उस टाइम पर देखने को मिलती थी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क थे इसके पास। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क समझ रहे हो? जैसे मतलब मान लो जमाने से आगे बढ़कर इन्वेंशन और इनोवेटिव डिवाइसेस इसके पास थे। एनर्जी रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे, जैसे तेल, लोहा, स्टील, इनसे बनी हुई चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस था। मशीनरी प्रोडक्शन बहुत ग्रेट था। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इस तरीके का था कि दूर दराज के इलाकों को फटाफट से कनेक्ट कर देता था एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, आगे। तो ये एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करता था अपने दूर दराज के इलाकों को। फिर यहाँ पर इसकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज अपने ही देश में बनाते हो देसी तरीके से, वहीं प्रोड्यूस करते हो और फिर प्रोडक्शन के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करते हो दूसरे देश। ठीक है। तो रशिया उस टाइम पर वर्ल्ड में कशिश समक्ष सब कुछ प्रोड्यूस करता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम पिंस टू कार, एक छोटी सुई से लेकर लग्जूरियस कारों तक सब कुछ वहां पर प्रोड्यूस होता था। इसकी क्वालिटी अनमैच्ड थी। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज को मैच कर सके। आप यहां पर एक चीज देख रहे हो, एक लाइन की टोन पकड़ रहे हो। रशिया की तारीफ होती चल रही है बीच बीच में, लेकिन गीला जूता मारा जा रहा है इसको। ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन यूएसए से अच्छी नहीं है। ये चीज सब कुछ प्रोड्यूस होती थी यहाँ पर, लेकिन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री जितनी क्वालिटी नहीं थी। यहाँ पर हम देखेंगे यही सारे इसके चीजें जो जो ना अभी जाके इसके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। पहले पढ़ते चलो। जो सोवियत स्टेट थी, यानी कि यूएसएसआर जो नेशन स्टेट था, वो ये इंश्योर करता था कि कैसे लोगों का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर हो। ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ना बड़ी सारी चीजें स्टार्ट करती थी। हमारे इंडिया में मैं एक चीज बता देता हूँ आराम से, इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा फिर। इंडिया में आपको पता है, आजादी के बाद आपने वो चीज सुनी होगी समक्ष, कशिश, 5 ईयर प्लान सुना है ना कशिश आपने? अब तो आपने भी सुन लिया है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान याद है ना, क्या किस बेसिस पे होता कि अगले 5 साल की रणनीति वगैरह वगैरह क्या होगी हमारी। और हम लोग 5 ईयर प्लान को शुरू से ही चलाते थे। जो जैसे पहला 5 ईयर प्लान था सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव के साथ, कि सरकार जो है वो जनता की मदद करेगी, रिच और पुअर के गैप को डिवाइड जो होता है उसको कम करने की कोशिश करेगी, और एक तरीके से लोगों को, इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। राइट? यहाँ तक रिकॉल है ना कशिश समक्ष? पता है ना इतना 5 ईयर प्लान के बारे में? अब अगर मैं आपसे बोलूँ ना, ये चीज कशिश आप यूपीएससी के लिए याद रखना, और समक्ष आपको जर्नल ये चीज याद रखनी है। 5 ईयर प्लान का मॉडल इंडिया किससे इंस्पायर्ड होकर बोरो करता है? नेहरू जी किससे इंप्रेस थे? नेहरू की सरकार, या पहली जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारी पहली गवर्नमेंट थी। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट जो है हमारे देश में बोरो होता है फ्रॉम यूएसएसआर, क्योंकि आपको पता ही है इससे रिलेशन आज़ादी से पहले ही बहुत अच्छे थे। क्योंकि यूएसएसआर पहली ऐसी कंट्री थी जहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिटीजन्स के लिए इंश्योर करा जाता था। अब आगे देखो, गवर्नमेंट ने यहां पर बड़ी सारी चीजें सब्सिडाइज कर रखी थी। सब्सिडाइज का मतलब पता है क्या होता है कशिश समक्ष? जैसे 100 रुपीज की कोई चीज अगर आपको बाजार में मिल रही है ना, अगर उस पर सरकार सब्सिडी दे रही होगी ना, तो वही चीज आपको 80 रुपए की मिलेगी। जैसे आपको पता होगा गरीबों के लिए, जैसे ये जो उज्ज्वला स्कीम, उजाला स्कीम के तहत जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह, राशन वगैरह जो इनको फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह से मिलते हैं, या जो सिलेंडर वगैरह दिया जाता है गरीबों को, तो उनको सब्सिडी मिलती है उस पर, है ना? तो बेसिक नेसेसिटीज पे सब्सिडी दी जाती थी, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है। तो उस टाइम पर ये पूरा सोशलिस्ट मॉडल था ना, इस तरीके से इस वे। ठीक है। प्रेजेंट सरकमस्टांसेस को छोड़ दो, अभी उसकी बात मत करना मुझसे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। आज के टाइम में आप सब कुछ जानते हो, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले उस जमाने को समझो रशिया के। तो यूएसएसआर जो था, वो वहां पर ये सारी फैसिलिटीज थी। अब एक बात बताओ मुझे कशिश समक्ष, आप ही बताओ, सुनने में ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? बताओ, ये सिटीजन्स को इंप्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? होना चाहिए ना?
अगर इतना कुछ सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है कशिश, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी पे अपना खर्चा करना ही नहीं है, आपके लिए एजुकेशन फ्री है, शिक्षा फ्री है आपके लिए चाइल्ड केयर मतलब एक तरीके से फ्री है, वेलफेयर स्कीम्स का लाभ आपको मिल रहा है, आपके घर में कोई बुजुर्ग रहता है तो उनको फ्री की पेंशन वगैरह मिलेगी, चाहे भले वो सरकारी नौकरी में थे कि नहीं थे। और सिचुएशन इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर बेरोजगारी ही नहीं थी पूरे यूएसएसआर के अंदर। वाओ, देख रहे हो पॉइंट, बेरोजगारी नहीं थी। तो मुझे एक बात बताओ, यूएसएसआर की इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी मान मतलब देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि बेस्ट इकोनॉमी थी कि नहीं थी, है ना? फिर आगे देखो, स्टेट ओनरशिप जो था यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप था। कहने का मतलब ये था, ये थोड़ी सी गड़बड़ी वाली बात है, स्टेट ओनरशिप एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप था। सब कुछ ना सिटीजन्स को दिया जाता था, लेकिन उनको एक बात रिमाइंड करवा दी जाती थी कि बेटा, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस जमीन के टुकड़े पे, जिस देश में तुम रह रहे हो ना, अपने बाप की वसीयत मत समझना उसे, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, नेशन स्टेट की। ठीक है, यहां पर एक चीज लोगों को याद दिला दी जाती थी कि डू नॉट फॉरगेट यू आर लिविंग अंडर द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट रूल। ठीक है, तो लैंड और जो दूसरे प्रोडक्टिव एसेट्स है जैसे खेती बाड़ी वगैरह, इनको ओन करा जाता था और कंट्रोल करा जाता था बाय द सोवियत स्टेट। कि अगर कल को कुछ भी दिक्कत आई, जैसे मतलब मान लो कशिश, नेशन स्टेट अगर आपसे चिढ़ गई, तो जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो वो छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि नेशन स्टेट क्लेम कर रहा है कि वो आपकी नहीं है, वो स्टेट की, और स्टेट आपको कभी भी बेदखल कर सकता है। आज के टाइम में क्या आपकी हम लोग की प्रॉपर्टी क्या खुद की ऐसी है कि कोई बेदखल कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ऐसे ही कुछ भी कर सकती है, निकाल सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर ना प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। ठीक है, सोवियत सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी? वैसे तो एक प्रॉब्लम की झलक जो है ना, जब उठाकर लिखने लगो तो पॉइंट नंबर 1 इसी को बनाना कशिश समक्ष, कि जो सोवियत स्टेट थी वॉज कंट्रोल्ड, सॉरी, एंटायर लैंड और एसेट जो थे इन द सोवियत इकोनॉमी वॉज कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट, यानी कि सरकार कंट्रोल करती थी। जो सोवियत सिस्टम था वो हद से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया। ठीक है, ऑथोरिटेरियन बन गया, लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी हो गई, हेल बन गई लोगों की लाइफ। ठीक है, डेमोक्रेसी की कमी थी वहाँ पर। ठीक है, डेमोक्रेसी, लोग ऑब्वियस ही बात है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर डेमोक्रेसी कहीं वर्क करे, तो डेमोक्रेसी जो थी वो उसकी कमी थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। फिर उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी उसने भी एक तरीके से लोगों की ज़िंदगी को हेल बना दिया था। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एब्सेंस था वहाँ पर। एक तरीके से लोग ना अगर क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म तो भूल ही जाओ, गला ही काट दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। अगर इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हैं ना, कि जैसे मतलब मान लो अखबारों में, जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, जब पापा वगैरह टीवी देखते हैं, एक चीज़ नोटिस करिए कशिश, वो सो सॉरी कर कर आता है, मोदी और राहुल गांधी का कार्टून वगैरह वो ऐसे कर कर आते हैं, है ना, वो भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, वो मार रहे हैं ऐसा करके। तो अगर जोक की फॉर्म में या कार्टून की फॉर्म में, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह या कई बार फेसबुक वगैरह पर ये कार्टून्स भी देखे होंगे पॉलिटिशियंस वगैरह के, जिसमें वो कोई चीज़ कर रहे हैं ऐसा ऐसा, है ना, उनका मजाक उड़ रहा है। अगर इस वे में, इसको कहते हैं फेयर जर्नलिज्म, कि जर्नलिज्म ना, आपको पता ना मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, तो उनको इतनी लिबर्टी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ना अपने आप को ऐसे या क्रिटिसाइज अगर उनको करना है तो वो कर सके। ये एक पॉजिटिव तरीका क्रिटिसिज्म करने का। लेकिन अगर आप वहां पर ऐसा करोगे तब भी आपको गोली मार दी जाएगी, जेल हो जाएगी। तो इतनी भी लिबर्टी नहीं थी। हाँ, तो बड़े सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, उनको रिफॉर्म चाहिए थे। ठीक है, रिफॉर्म जैसे किस किस वे में? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत भरी बात यहां पर यह थी कि आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, वन पार्टी सिस्टम था, याद है ना, एक ही पार्टी अलाउड थी। अब उधर की पार्टी का नाम क्या था? इस पार्टी का नाम याद कर लेना, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ये इसका पूरा नाम था। इसको शॉर्ट में पता है क्या बोलते थे? वैसे यहाँ पर दे नहीं रखा है, इनको देना चाहिए था। इसको शॉर्ट में बोलते थे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, सीपीएसयू बोलते थे। ठीक है, सीपीएसयू। ये जो सीपीएसयू थी ना, इकलौती पार्टी थी। अब मुझे एक बात बताओ जरा समझ, अगर इकलौती पार्टी होगी तो वो एक तरीके से डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन रूल में, मतलब ऐसे ही रूल करने की कोशिश करेगी ना, कि वो डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल उसका साउंड हो कशिश। जब दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए देश में, अगर सिर्फ बीजेपी हो, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी ना हो, आम आदमी पार्टी, तो अंधाधुंध पावर नहीं हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर और पूरे के पूरे बीजेपी लीडर्स वगैरह की, सबकी? बताओ। तो सीपीएसयू का बहुत टाइट कंट्रोल था देश के सभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और जब इकलौता पार्टी का रूल होता है, जब उसको पता है कि उसको कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, निकालने वाला नहीं है, जैसे चाइना में वन पार्टी रूल है आज भी चाइना में वन पार्टी रूल है। ठीक है, तो ये जो था, ये जो पार्टी थी ये अनअकाउंटेबल थी, लीडर्स जो थे इसके अनअकाउंटेबल थे। ठीक है, पार्टी इतनी ज्यादा पावर एंजॉय करने लगी कि इतना ज्यादा घमंड में आ गई, इतना ज्यादा ईगो हो गया इस पार्टी को क्या मतलब, चाहे इसको पार्टी कह लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, बात तो एक ही है, ऑपोजिशन तो कोई है नहीं यहाँ पर। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल, लोगों की डिमांड्स नीड्स वगैरह को
बिल्कुल ही भूल गई पार्टी, ठीक है। और पूरे के पूरे 15 डिफरेंट जो रिपब्लिक्स थे जो कि मिलाकर सोवियत यूनियन बनाते थे, ठीक है, उनके कल्चरल अफेयर्स तक को मैनेज करने की जिम्मेदारी पार्टी ने ले ली। भाई कम से कम कल्चर तो लोगों की लिबर्टी पे छोड़ दो। कहने का मतलब कशिश क्या है, कशिश जिसमें मतलब मान लो आप पंजाबी हो, समक्ष आप भी पंजाबी हो, ठीक है, हमारे यहाँ, लेकिन बीइंग अ पंजाबी ऑल्सो, हम सब क्या घरों में ब्राह्मण पंजाबी वगैरह बनिया सिख ईसाई जो भी हैं सब लोग मुसलमान, एक एक कस्टम्स रिचुअल्स प्रैक्टिसेस वगैरह अपने घर के हिसाब से चलती है ना। अगर दो लोग पंजाबी हैं भी कशिश, तो एक बात बताओ, आपके पड़ोसी अगर पंजाबी हैं तो वही चीज़ वो प्रैक्टिस करते होंगे क्या बिल्कुल सेम वे में जैसे आप करते हो? बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो कम से कम कल्चरल अफेयर्स तो एक तरीके से लोगों की लिबर्टी होनी चाहिए ना, कि कशिश आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, समक्ष आप कौन से मंदिर जा रहे हो, कौन से पूजा पाठ कर रहे हो, किस धर्म में विश्वास करते हो, धर्म के अंदर आस्था है भी कि नहीं है, फूड हैबिट्स क्या है, ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से लोगों के कल्चरल डोमेन में आती हैं। और कल्चरल डोमेन भी एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ने कब्जा कर रखा था उसके ऊपर, वही डिसाइड करता था, ठीक है। ऑल तो पेपर के ऊपर ऐसा देखने के ऊपर लगता था, ऑन पेपर समझ रहे हो, मतलब कहने कहने के लिए, ऑन पेपर का मतलब होता है सिर्फ कहने कहने के लिए रशिया जो था, इट वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता था यूएसएसआर को। कहने का मतलब समझो ध्यान से, यूएसएसआर के अंदर कितने रिपब्लिक्स थे कशिश टोटल? 15 रिपब्लिक्स थे। 15 रिपब्लिक्स मिलकर बनाते थे यूएसएसआर। वो कह रहे हैं कि सुनने में सिर्फ ऐसा लगता था कि इन 15 में से रशिया भी एक है, लेकिन नहीं, रशिया इन सारे के सारे 14 रिपब्लिक्स का बाप था। खुद तो वो फर्स्ट नंबर पे है ना, और बाकी 14 अलग, तो मिलाकर हो गई 15 रिपब्लिक्स। बाप था, क्योंकि रशिया में जो सिस्टम फॉलो होता था, मेन पार्टी जो थी ना सीपीएसयू, पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग, इनकी एक करेंसी थी जिसका नाम याद रखना आप, रूबल, आगे आएगा RUBLE, रूबल, रशिया की करेंसी, नेशनल करेंसी। ये सब कुछ डोमिनेट करना, सब कुछ कंट्रोल करना, पार्टी सीपीएसयू वन पार्टी सिस्टम होगा, लोगों को फ्रीडम नहीं देनी है, अकाउंटेबल नहीं रहेगी पार्टी, लोगों के कल्चरल डोमेन के अंदर, पर्सनल फ्रीडम के अंदर घुसपैठ करनी है। ये सब कुछ रशिया के अंदर हो रहा था, और रशिया उन 14 रिपब्लिक्स को एक तरीके से नाराज कर रही थी उधर के लोगों को, ठीक है। अब देखो रियलिटी के अंदर लास्ट में लिखी हुई है, रियलिटी में हो क्या रहा था, रशिया जो था, रशिया डोमिनेट कर रहा था सब कुछ, ठीक है। और जो दूसरे रीजन्स के जो लोग थे उनको निग्लेक्टेड फील हो रहा था, और उनको ऐसा भी लग रहा था कि उनको सप्रेस करा जा रहा है। यहां पर कुल मिलाकर बात एक ही है, देखो यहां पर कुल मिलाकर बात ना सिर्फ फ्रीडम और लिबर्टी की है। लोगों को ऐसा लगा कि उनके फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम वगैरह, लिबर्टी छीनते चले जा रहे हैं। इसके बड़े सारे रीजंस हैं। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, एक तो सिंगल पार्टी सिस्टम यानी कि सीपीएसयू, नो अदर ऑपोजिशन वॉज अलाउड, कोई ऑपोजिशन पार्टी वहां पर थी नहीं। इसके अलावा लोगों की फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी या जो बेसिक राइट्स थे वो छीनते चले जा रहे थे, बिल्कुल ना के बराबर थे। और सिर्फ कहने कहने के लिए यूएसएसआर was a coalition of 15 republics, but in actual there was only one dominant power, Russia, which used to control other 14 republics। जो रशिया कह देता था, जो रशिया कर देता था, वो चीज बाकी 14 रिपब्लिक्स को करनी पड़ती थी। दिक्कत परेशानियां तब हुई, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कवर करा है, जब इन 14 रिपब्लिक्स के अंदर बगावत शुरू हो गई। जनता को अल्टीमेटली चीज पसंद नहीं आ रही थी, सिटीजंस वर अनहैप्पी अबाउट द रूल, ये चीज है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जो आर्म्स रेस चल रहा था ना, किसके बीच में चल रहा था समक्ष आर्म्स रेस? यूएसए और यूएसएसआर। सोवियत यूनियन जो था उसने कभी कभार कोशिश कर ली, मैनेज कर लिया कि वो कैसे ना कैसे यूएसए को मैच कर सके टाइम टू टाइम, कि मतलब अगर हाई क्वालिटी का आर्म अगर इसके पास है ए, तो यूएसएसआर भी कोशिश करता था उसके पास भी ए हो। अगर उसकी इकोनॉमी है या क्या कहते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, $5 ट्रिलियन की है, तो वो भी कोशिश करता था कि उसकी भी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन रूबल्स की हो, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है ना कि अपने आप को इस रेस में मेंटेन रखना, जैसे क्या होता है कशिश, मान लो कि पर्सनल क्राइसिस आपकी लाइफ में चल रहा, बीमार चल रहे हो प्रेजेंटली, ठीक है, मान लिया। अब अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है क्लास के अंदर जो कि फर्स्ट आती है या आता है, आपकी परफॉर्मेंस शुरू से पहले दिन से बहुत अच्छी है, मान लो 12th में, अगर आपको उससे compete करना है और आपकी हेल्थ खराब चल रही है, या कुछ दिन का लैग आ गया, या आपको कहीं जाना पड़ा, आप थोड़े देर पीछे हो गए, ये चीज आपको अगर फिर से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और उससे आगे निकलने की रेस में अगर आप एक प्रेशर लेकर चल रहे हो साइकोलॉजिकल, तो ये एक बहुत ग्रेट कॉस्ट पे नहीं आएगा ये वाली चीज।
मतलब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना जितने दिन का आपने मिस करा है या लैग है जितने भी दिन का। ऑब्वियस ही बात है। मान लो समक्ष आप जिम जाते हो, आप 5 दिन जिम ना गए, आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया, वो खा लिया, तो उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी ना। बहुत ज़्यादा एफर्ट मारोगे कि नहीं मारोगे अगले 5 दिन, अगले 1 हफ्ते के लिए, अपनी उतनी कैलोरीज को बंद करने के लिए। यही चीज़ है, इस सब लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करो कि उसको, यूएसएसआर को इतना सब करते हुए एक तो 14 रिपब्लिक्स को मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर यूएसएसआर हम बोल तो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो अब बच्चा पैदा होने लगा है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको मना करता था कि रशिया वर्ड यूज मत करना, लेकिन आप देख रहे हो हिडन हिडन वर्ड्स बार बार आ रहे हैं कि एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय रशिया, एवरीथिंग वाज डोमिनेटेड बाय रशिया। रशिया के लीडर ही कमीने और हरामजादे थे जो कि सब कुछ ये कंट्रोल करते थे। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन थे तो थे। चैनल मेरा तो बात भी मैं ही करूंगा। तो सोवियत यूनियन जो था, इट लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट, ये पीछे रह गया वेस्ट से, यानी कि यूएसए से। किस चक्कर में? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, हर चीज में अच्छा था लेकिन यूएसए से पीछे, ऐसी चीज में अच्छा था लेकिन यूएसए से पीछे। टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जैसे ट्रांसपोर्ट पावर वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया यूएसएसआर। जैसे क्या है, ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे यार ये वाली बात आप क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है? अभी तो आप ऊपर इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यहाँ पर सब्सिडी मिलती थी हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम के ऊपर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारे सिटीजन का इंश्योर करा जाता था। शुरू शुरू में पता है क्या करा जाता था? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बात मैं आपको बताऊं, हर किसी को मान लो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए दिए जाते थे हर महीने, इरिस्पेक्टिव आप सरकारी नौकरी में हो कि नहीं हो। तो एक बार बताओ कितनी मदद हो जाती थी, हर सिटीजन को सब्सिडी दी जाती थी, राशन सबके लिए इक्वल था, फूड ग्रेन सबके लिए इक्वल था। ये जो बाद में बात कर रहे हैं ना हम लोग समक्ष कशिश, कि लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बाद में ये सारी चीजें ना सोवियत लीडर्स के द्वारा खत्म कर दी गई। क्यों खत्म कर दी गई? कशिश अभी आपने सीखा ना, उनको घमंड आ गया था। सीपीएसयू एक ही पार्टी थी, और पार्टी मतलब क्या, गवर्नमेंट भी फिर इसका मतलब एक ही पार्टी पे रूल कर रही थी, कहने वाला रोक टोक करने वाला कोई था नहीं। कशिश समक्ष, अगर हम लोगों को घर पे कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, कोई आपसे कुछ भी ना कहे कशिश, तो एक बार बताओ, इंसान का तो माइंड इस तरीके से चलता है, वो तो एक कहते नहीं छुट्टा सांड नहीं बन जाएगा, जो मर्जी करना उसको वो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसी होड़ के चक्कर में, इसी रवैये के चक्कर में सोवियत यूनियन को इतना घमंड आ गया कि उसने सोचा व्हाई नॉट टू एक्सपेंड माय पावर, एक्सपेंड करते हैं और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं कि दूसरी कंट्री के अंदर हम लोग घुसपैठ करेंगे, वहां पर नेगेटिव रूल को उखाड़ फेंकेंगे। जैसा कि याद है हमने पढ़ा था शुरू शुरू में, इन्होंने 7 रिपब्लिक्स की मदद भी करी थी जिन्होंने बाद में जाकर यूएसएसआर को ज्वाइन करा था। वहां पर फासिस्ट रिजीम था पहले, याद है? एंशियंट पास्ट में इन्होंने हेल्प करी थी कुछ टाइम पहले, तभी तो उन्होंने ज्वाइन करा था इसको। भूल गए कि याद है? बताओ, फिर से बताऊं। कशिश याद है? अरे ये जो 14 रिपब्लिक्स थी, 14 मतलब सॉरी, मतलब जो रशिया के अलावा जो दूसरी रिपब्लिक्स थी, हमने पढ़ा था ना, उनमें से 7 रिपब्लिक्स ऐसी थी जहां पर फासिस्ट फोर्सेस चल रही थी, फासिस्ट रिजीम। उनको आजाद करवाने में रशियन फोर्सेस ने मदद करी थी, तो वो बहुत इंप्रेस हो गए थे, जिंदगी भर के लिए गुलाम बन गए थे। जैसे मतलब मान लो मैंने आपके ऊपर कोई उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, तो आप तो यही कहोगे ना, कोई भी लाइफ में आपको कोई काम हो तो मुझे अप्रोच करना, आपने मेरी इतनी मदद करी थी, मैं दिन रात आपकी सेवा में अवेलेबल हूं, है ना? अब इनको क्या लगा कि जैसे इन्होंने रिपब्लिक्स की मदद करी थी, ठीक है, जैसे इन्होंने रिपब्लिक्स की मदद करी थी, ऐसे ही हम लोग अब अफगानिस्तान में जाकर उधर की सत्ता को पलटने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहां पर हुआ क्या, सोवियत यूनियन ने इन्वेड करा अफगानिस्तान को। अब आ गया कशिश ये वाली बात जो आप उस दिन पूछते थे, टीचर आपको बता रही थी कि इन्वेजन, यही है वो सोवियत इन्वेजन 1979 का। मैंने बोला था ना एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन वही है, छोटा सा पार्ट है इसका। सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान के अंदर हुई 1979 में। यार ये चीज ना इंपॉर्टेंट है, रिमार्केबल है। प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर देखोगे तो आपको ये वाली चीज आ चुकी है। वैसे मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, जितना भी मैंने यहां पर करवाया लिखवा दूंगा, डोंट वरी। सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में हुई 1979 में, जिसकी वजह से ये फर्दर वीक हो गई। फर्दर वीक कैसे हो गई यार? खुद की देश में समस्या चल रही थी इतनी सारी, ठीक है? जैसे याद है, सारी बातें छोड़ो, मैं अभी आपको बता देता हूँ फर्दर वीक कैसे हो गई। ब्रिटेन पे आ जाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था ब्रिटेन के साथ? कॉलोनीज में डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी, और ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उठाने का खर्चा इतना,
तो अपने आप को वर्ल्ड लीडर की तरह सस्टेन नहीं कर पाए। तो ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको वर्ल्ड स्टेज में कभी भी दिखता है फ्यूचर में? फिर उसके बाद कभी बताओ कशिश? उसके बाद तो सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर ही आई ना ग्लोबल पावर के ऊपर। मैंने बताया था ना, ब्रिटेन कभी भी नहीं चाह रहा था कि इंडिया को आज़ादी मिले, लेकिन सिर्फ एक नेशन ने नहीं, जितने अफ्रीका और एशिया के नेशन, लैटिन अमेरिका के नेशन को गुलाम बना रखा था, वहां पर नेशनल आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई, नेशनल रिवोल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट्स, वो शुरू हो गई। खुद का और खुद जूझ रहा था इतने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी हाई फंडिंग करनी थी इसको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। ब्रिटेन नहीं था भाई साहब, ये ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था उसको, लेकिन ये रहा नहीं ग्रेट उसके बाद, क्योंकि इतना सारा खर्चा उठा नहीं पाया। सिमिलर रशिया, तुम्हें 14 रिपब्लिक्स को संभाल के रखना है, ऊपर से तुम फिर एक्सपेंशनिस्ट पावर बनने का सोच रहे हो। कैसे सोच रहे हो? इन्वेड करने के लिए। अब इन्वेजन कोई आसान होती है क्या कशिश? मैंने आपको इन्वेजन बताई थी, आपको भी बताई थी समक्ष, बिना वार्निंग दिए, चेतावनी दिए, मैं आपके घर के अंदर घुस रहा हूं आपके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने, ताकि कब्जा कर लूं मैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके सारे रिसोर्सेज के ऊपर, जो भी पैसा वगैरह सब कुछ मेरा हो जाए, सारी ज्वेलरी मेरी हो जाए। कंट्री वाइज इन्वेजन क्या होती है? उस कंट्री के ऊपर कब्जा करके कि वहां के लोगों को गुलाम बनाना, वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकना, और मेरे अकॉर्डिंग चलेगा वहां पर सब कुछ। सोवियत इन्वेजन इतनी रिमार्केबल तरीके से फेलियर साबित हुई ना, इतनी रिमार्केबल तरीके से फेलियर साबित हुई, ये साले हटाने गए थे तालिबान को, तालिबान ना इनसे हटा, और बाद में 2001 में यूएसए गया था, और अभी अभी पिछले साल बाहर निकला ना, वो हटा पाया। वर्ल्ड में पठान लोगों ने साबित कर दिया है, अफगानिस्तान से तुम हमें नहीं हटा सकते, हमें टेररिस्ट कहना तो कह लो, ये चीज प्रूफ है। कभी हम और डिस्कशन करेंगे डिटेल में तालिबान के बारे में, लेकिन फिलहाल 12 तक अपनी नॉलेज को सीमित रखते हैं। एक मिनट देखो, जो वेजेस थी, दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, लोगों की वेजेस मतलब अर्निंग वगैरह ग्रो हो रही थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी ना वेस्टर्न नेशन से बहुत पीछे रह गई थी, बहुत ज्यादा पीछे। मतलब लोगों को यहाँ पर पता है क्या रियलाइज हो गया? जैसे उनको ये रियलाइज हो गया, ध्यान से सुनना, आप में ना एक जागरूकता आ गई। जैसे क्या जागरूकता आ गई? ये है यूएसए, ये है यूएसएसआर। आप वहां पर देख रहे हो कि यहां पर जो लोग है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, उनके पास हद से ज्यादा लिबर्टी है। वहां पर लोग अगर एक पार्टी से बोर है, या एक पार्टी अगर अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश करती है, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। वहां पर लोग अपने अलग अलग लीडर्स को चूज कर सकते हैं। वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इनोवेशन बहुत ज्यादा है। यूएसएसआर क्लेम करता है कि पिन टू एरोप्लेन हम लोग सब कुछ बनाते हैं, पिन टू कार सब कुछ बनाते हैं, लेकिन उधर के साथ आप बिल्कुल कंपीट नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, लोगों के पास इनकम जो है, वेलबींग जो है, वो काफी ज्यादा हाई है। ये सारी फैसिलिटी यूएसएसआर में है एज कंपेयर टू वर्ल्ड, लेकिन हर चीज में फ्रीडम जीरो, यूएसएसआर में लिबर्टी जीरो। मल्टी पार्टी सिस्टम तो है नहीं, एक ही पार्टी सिस्टम है, सीपीएसयू, एक ही लीडर रूल करेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसका थोपड़ा पसंद हो चाहे ना हो। टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा खासा है, लेकिन यूएसए से पीछे है। इनोवेशन यूएसए से पीछे है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की, जब लिबर्टी नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड तो नेशन स्टेट कर रही है, वो भी पीछे, और इनकम भी यूएसए के लोगों जितनी नहीं है। ये जनता को रियलाइज हो गया, और जनता बगावत में उतर आई कि तुम कह रहे हो इतना खर्चा हम कर रहे हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे, तुम अपना स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, यूएसए से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम स्टार वॉर कर रहे हो, तुम आर्म्स रेस कर रहे हो, तुम इतना कुछ यूएसए से मैच कर रहे हो, लेकिन वहां के लोगों को देखो, यूएसए भी तो तुमसे कंपीट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें भी तो दुनिया से हटाने की कोशिश कर रहा है। यूएसए भी तो ये चाह रहा है कि वो बायपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दे दुनिया को, तुम भी इसी कोशिश में लगे हुए हो। लेकिन जनता का सवाल ये था कशिश अपनी सरकार से यूएसएसआर में, कि यूएसए भी सेम रेस में लगा है, तुम भी सेम रेस में लगे हो, लेकिन वहां के लोगों के पास फिर फ्रीडम, लिबर्टी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा, रुतबा, ये सब इतना ज्यादा क्यों है? हमारे देश में क्यों नहीं है? क्यों तुम हमें लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं दे सकते? क्यों तुम ये सब्सिडी तुमने सारी खत्म कर दी? क्यों इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हमारे देश में इतनी इनोवेशन, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है एज कंपेयर टू यूएसए? लोगों ने देखा, कैसे देखा? कि मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू उन्होंने देखा कि यूएसए में प्रेसिडेंट वगैरह की तरह मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, जो जर्नलिज्म है, मीडिया, उसको इतनी लिबर्टी है, तुमने तो ये लिबर्टी भी नहीं दे रखी हमें। लोगों का एंगर फूटा, लोग सड़कों पे उतर आए, बगावत करने लगे, हटाओ इस पार्टी को, सीपीएसयू को, लाओ मल्टीपल पार्टी सिस्टम, हटाओ सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को, लाओ डेमोक्रेसी। और यहां पर एक मिनट आगे बता देता हूं, पहले फिर बताता हूं। दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है,
ये वेस्ट से compete करना चाह रहे थे, लेकिन देश में इनके रिसोर्सेज लिमिटेड थे। ज्यादातर रिसोर्सेज जिनका खर्च होता था, सीपीएसयू के लीडर थे ना, बड़ी लेविश लाइफस्टाइल बिताते थे। आप समझ सकते हो कशिश समक्ष इस बात को, कि अगर किसी देश के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, वो जनता की भलाई के ऊपर पैसा खर्च करेगा क्या अपने ऊपर? कशिश, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपकी किसी से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आंसरेबिलिटी नहीं है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जैसे पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, अगर आपको ये रियलाइज हो जाए कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घर में कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा, तो एक बार बताओ, आप तो अंधाधुंध पैसा खर्च नहीं करने लगोगे? आपके तो हाथ खुल जाएंगे। आपकी अगर इनकम आ रही है, मान लो कशिश कल को आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में हो समक्ष, आपकी सैलरी आ रही है, अब आप कल को मुंह चलाने लग जाओ कि मेरी सैलरी है, मैं चाहे पूरे उड़ा दूं, चाहे पूरे फाड़ दूं, चाहे पूरे खर्च कर दूं एक ही दिन के अंदर, मेरी मर्जी। अगर आपको इतनी लिबर्टी मिल जाए तो आप तो हवा में नहीं उड़ने लग जाओगे। सिमिलर यहाँ पर ये वन पार्टी सिस्टम के साथ हो रहा था। सीपीएसयू के लीडर्स बहुत अय्याश हो चुके थे, अपने ऊपर खर्च करते थे, और जनता के ऊपर खर्च करने की अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। क्यों नहीं भी करेंगे तो सवाल करने के लिए कौन है? कौन सा पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी कोई बैठी हुई है कांग्रेस की तरह कि धज्जियां उड़ाएगी या फिर मीडिया के सामने बात आएगी? मीडिया के सामने बात आने नहीं देंगे, क्योंकि मीडिया को लिबर्टी दे नहीं रखी है। धज्जियां कोई उड़ा नहीं सकता, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है नहीं। जनता विरोध में उतरेगी, गोली मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे उसके ऊपर, परिवार खत्म कर देंगे उसका। तो ये एक ना डेविल बन गए, और ये चीज जनता को रियलाइज, वो क्या कहते हैं, सहन नहीं हो रही थी। सहन इसलिए भी नहीं हो रही थी कि इन्होंने ना टीवी चैनल्स और मीडिया को भी बैन कर दिया था, बड़े सारे चैनल्स को। सिर्फ उन्हीं चैनल्स को अलाउ था जो कि सीपीएसयू की तारीफ दिखा, जैसे नॉर्थ कोरिया का नहीं, वो वही खबरें छपवाता है, वो टीवी पे वही दिखवाता है जो उसको पसंद होता है देखना, और जनता को बेफालतू में हंसना पड़ता है, रोना पड़ता है अगर वो रो रहा है तो। इसी तरीके का कुछ रूल आप मान लो, इतना क्रूएल भी नहीं, लेकिन इस तरीके का रूल यहाँ पर था। लोग नाखुश होने लग गए थे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले साल। आप दुनिया में ना इतिहास उठाकर देख लो किसी भी कंट्री का, एंशियंट टाइम से देख लो चाहे मॉडर्न टाइम तक, पूरे वर्ल्ड का इतिहास देख लो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को तो भूल ही जाओ। जब जब इंसान की, सिटीजन्स की लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम छिनता है ना, तब तब इंसान कहते हैं कोई बात नहीं, मारना है तो जान से मार दो, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम दंगे करने उतरेंगे, हम इस सरकार को हटा के ही छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, रशिया में इतनी हालत खराब हो गई कि फूड इंपोर्ट करवाना पड़ा उनको। हर साल ये बढ़ता चला गया। जैसे मतलब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1970 में अगर फूड इंपोर्ट होता था 5 टन बीट और पल्सेस का, तो वो 1970 में, 71 में हो गया, या 75 में हो गया 10 टन। ये बढ़ता चला गया। सोवियत इकोनॉमी गिरती चली जा रही थी। लेट 1970s में उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी। खस्ता का मतलब टूट गई थी एक तरीके से, मतलब बिल्कुल फॉल्टर कर गई थी, और स्टैग्नेंट बन गई। मैंने आपको बताया था ना, उसमें 3 लेवल्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। कंट्री की इकोनॉमी कशिश करती है जब सबसे टॉप पे जा रही होती है रॉकेट की तरह, बूम। जब रुक जाती है तो उसको कहते हैं स्टेगनेंट, ना ऊपर बढ़े या नीचे। उसके बाद करती है डिक्लाइन। तो एक बात बताओ, इकोनॉमी शुरू में बूम कर रही थी, अब वो स्टेगनेशन पे आ गई, तो इसका मतलब डिक्लाइन होने ही वाली है ना। ये सब चीजों के चलते यहां पर प्रेसिडेंट था, सीपीएसयू का पार्टी का लीडर था। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूं। यहां पर यूएसएसआर के अंदर एक रूल था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता था ना, जो पार्टी का लीडर होता था, जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता था, वही देश का प्रेसिडेंट बनता था। तो यहां पर एक पर्सन आएगा, नेक्स्ट टॉपिक देख लो, ये मिखेल गर्बाचोव। मिखेल गर्बाचोव सीपीएसयू का जनरल सेक्रेटरी होता है। वहां पर एक रूल था, मैंने आपको बताया, जो उधर का जनरल सेक्रेटरी, जो पार्टी का लीडर, वही देश का प्रेसिडेंट, देश का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन जब इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, संभाल नहीं पाया। एक के बाद एक रिपब्लिक टूटती चली गई, टूटती चली गई, बिखरती चली गई, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता चला गया। और फाइनली इस डिसइंटीग्रेशन को बढ़ावा देने वाला सीपीएसयू के अंदर पार्टी का इससे चिढ़ने वाला एक बंदा था, बोरिस येल्टसिन। फिर आप देखोगे उसी ने हवा दी थी। और मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, लास्ट प्रेसिडेंट जो होता है यूएसएसआर का, ही वाज मिखेल गर्बाचोव। लेकिन कशिश, फर्स्ट प्रेसिडेंट रशिया का कौन? रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? बोरिस येल्टसिन। और लास्ट प्रेसिडेंट यूएसएसआर का कौन? मिखेल गर्बाचोव। ये चीज है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, बस मुझे ये बता दो। आज की क्लास में यही रोक रहा हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन और लिख लो, इंपॉर्टेंट जो भी हैं, ठीक है, इतना ही। बॉल इन बॉल कहाँ कंस्ट्रक्ट होती है? चाहिए मैं, अच्छा मैंने ऊपर से लिखवाया था, तो लिख लो। अ, अगला क्वेश्चन लिख लो। व्हाट वर दी प्रोमिनेंट व्हाट वर दी प्रोमिनेंट व्हाट वर दी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत इकोनॉमी
वर द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत इकोनॉमी इन 1970s? इन 1970s, इन 1970s भी ना बोल के, पता है ऐसा बोल सकते हो उसके, ये ना तीन चार तरीके से आ सकता है कि सोवियत इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन भी आ सकता है, बिफोर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी आ सकता है, और 1970s में भी आ सकता है। समझ गए ना? और करके अगर लिखना चाहो ना तो लिख लेना ये स्लैश स्लैश डालकर, क्योंकि देखो ना, सब कुछ रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ ना। लीडर, एक बार बताओ, आप रेवोल्यूशन करने के बाद एक नई सरकार बना रहे हो तो आप जनता के सामने अच्छा रूप पेश करने की कोशिश करोगे ना। शुरू शुरू के लीडर्स अच्छे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सब्सिडी मिली, मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग इंश्योर करा गया बाद में, लेकिन आप नेक्स्ट पेज के ऊपर देख रहे हो ये सब चीजें छीन ली गई, बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा, एक पार्टी सिस्टम आ गया, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी करके आ सकता है। उसके बाद लिखो, ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा है, आपको पता होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, ये तो पता ही होगा।